हिड़मा मारा गया, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर गया। हिड़मा एक ऐसा नक्सली जिसकी सबसे अधिक चर्चा हुई है। वो आंध्र प्रदेश के माडरूमुल्ली के जंगलों में मारा गया। आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड फोर्स ने एक एनकाउंटर में उसे, उसकी पत्नी और उसके 6 साथियों को ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर लगभग 1 घंटे के आसपास चला, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही इसी इलाके में, इसी माडरीमुल्ली के जंगल में एक और बड़ा इनकाउंटर होता है, जिसमें 7 नक्सली मारे जाते हैं। और इसमें एक बड़ा नाम निकलकर सामने आता है, टेक शंकर का, जो कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के इलाके में सबसे बड़ा नक्सली था और नक्सलियों के टेक्निकल टीम का इस इलाके में हेड था। वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था, जिस तरह हिड़मा सेंट्रल कमेटी मेंबर था। जब उसकी लाश को जंगल से बाहर निकाला गया, तो वहाँ जो गाड़ियों में जब उसकी लाश को रखा जा रहा था, तो एक बोर्ड नजर आया, जीएम वलसा का। मेरे पीछे आपको वही बोर्ड नजर आएगा, क्योंकि हिड़मा के इनकाउंटर के बाद और टेक शंकर उसके साथियों के इनकाउंटर के बाद पुलिस ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि इन दोनों बड़े माओवादियों को, इनके साथियों का इनकाउंटर आखिर किस इलाके में हुआ है। बस उन्होंने ये बताया कि माडरीमुल्ली के जंगल के आसपास के 15 किलोमीटर के रेडियस में ही ये इनकाउंटर हुआ है। ये टाइगर रिजर्व का इलाका है। यही वजह है कि इस इलाके में घने जंगल आपको नजर आएंगे, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। और इसी इलाके में पुलिस के अनुसार हिड़मा और टेक शंकर अपनी टीम के साथ इस इलाके में नक्सल संगठन को एक बार फिर से खड़े करने के लिए पहुंचा था। इससे पहले जून में इसी इलाके में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली गजराला रवि और अरुणा मारे गए थे। इसके बाद से ही इस इलाके में माना जा रहा था कि इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन अचानक ही 18 नवंबर को एक खबर आती है कि इस इलाके में फिर से इनकाउंटर चल रहा है, 6 नक्सली मारे गए हैं। ये खबर उस वक्त और बड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि इन 6 नक्सलियों में मारा गया नक्सली हिड़मा भी है। वो हिड़मा जिसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी, जो देश में सबसे अधिक वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था, जिसे नक्सलियों के बटालियन का हेड माना जाता था। वो था भी इस पद पर रहते हुए, उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। ऐसे में ये लगता था कि जो हिड़मा 3 लेयर की सुरक्षा में घूमता है, जिसके साथ लगातार बटालियन चलती है, जब भी फोर्स से उसका सामना होगा, जो इससे पहले जब भी हुआ, तो दोनों ओर से लंबी फायरिंग चली। हर बार हिड़मा बच निकला। इससे पहले कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में फोर्स को 21 दिन लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ा, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भी हिड़मा अपने साथियों के साथ बच निकला। लेकिन इस बार कहानी उलट थी। मात्र 1 घंटे के एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में ही हिड़मा मारा गया, अपनी पत्नी और अपने साथियों के साथ। तो फिलहाल हम उसी ग्राउंड की रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ की पुलिस ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि आखिर वो कौन सा इलाका है, वो कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है। ऐसे में जो एक बोर्ड यहाँ नज़र आया, उसी की तलाश करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। लगभग रात के 11 बज रहे हैं, और 11 बज रहे हैं और इस इलाके में हमने सोचा कि एक बार हमें यहाँ पहुँचना चाहिए। मेरे साथ सुनील भी हैं, जो हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। सुनील, जब इस इलाके में इनकाउंटर की खबर आती है, हिड़मा मारा जाता है, टेक शंकर मारा जाता है, तो ये इलाका कैसा है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश करो। देखिए, ये तो बहुत घना जंगल है। और उस घने जंगल में एनकाउंटर ऐसे, अगर कहीं चाहे बस्तर के जंगल की बात करें या और भी कहीं जंगल की बात करें, तो उन घने जंगल में एक तो फोर्स को ये पता करना कि माओवादी कहाँ है, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। और दूसरा, अगर एनकाउंटर होता है और हिड़मा जैसे शख्सियत का एनकाउंटर होता है, आप ये समझिए कि जब भी अगर माओवाद को किसी को जानना होता है तो सबसे पहले गूगल का सहारा लेता है। गूगल तो जानकारी देता ही है माओवादियों का, उसके साथ एक नाम भी देता है और वो नाम है हिड़मा। क्योंकि हिड़मा छोटा मोटा नाम नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम था नक्सल संगठन के लिहाज से। क्योंकि बस्तर में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, भारत देश या फिर विदेश में जब भी चर्चा होती थी नक्सलवाद को लेकर, तो हिड़मा का नाम आता था। ऐसे में अगर हिड़मा अपने 5 से 6 साथियों के साथ किसी जंगल में है, और यदि हिड़मा को ऐसा लगता है कि मुझे अब पुलिस फोर्स से खतरा है, तो आप भी वही सोचेंगे और मैं भी ये चाहूँगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ना चाहे। चाहे वो हथियार लेके चलता होगा तो हथियार को छुपा दे, या फिर वर्दी पहन के चलता होगा तो वर्दी को भी छुपा दे। लेकिन जब वो मारा गया तो उसके पास से 2 AK-47 बरामद हुए, पिस्टल बरामद हुए, और वर्दी, एक तो जंगल में घूम रहा है और उसकी वर्दी इतनी नई थी। अब पता नहीं, अब मन में
ये तो संदेहास्पद है कि ये एनकाउंटर कैसा हुआ, लेकिन मन में ये बात ज़रूर थी कि जब भी यदि पुलिस फोर्स के साथ हिड़मा का आमना सामना होता है तो एक बहुत बहुत बड़ी मुठभेड़ होगी, क्योंकि बटालियन ही एक ऐसी नक्सल संगठन में विंग थी जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती थी, चाहे 76 जवान वाली हो, मिनपा जैसी घटना हो, बुरकापाल हो, टेकलगुडेम हो। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में 6 की संख्या में मारा जाना और उसके बाद फिर अगला एनकाउंटर में 7 की संख्या में मारा जाना, तो ये संदेहास्पद और तो है। उसके साथ उसके 50 साथियों का आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार होना एक ही दिन में, मतलब 48 घंटे में पिक्चर एकदम से बदल गई। जो नक्सल संगठन फिलहाल छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर पे सक्रिय था और उस इलाके में ऐसा माना जा रहा था, हम पत्रकार ये मान रहे थे कि इस इलाके में अंतिम लड़ाई होगी, लेकिन अचानक ये पूरी लड़ाई जो है आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गई। यहाँ 13 नक्सली मारे गए, साथ ही 50 माओवादियों को फोर्स ने गिरफ्तार किया। ये सारे माओवादी बस्तर के रहने वाले थे। हमारे साथ अशोक भी हैं, उन्हीं गाड़ी में इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं। अशोक, क्योंकि एक ऐसा इलाका जहाँ ये इनकाउंटर हुआ है, हम उस रास्ते पे आ रहे हैं, लगभग मेन रोड से ये रास्ता जो है 10 किलोमीटर अंदर होगा। जीएम वलसा गांव जो है ये, इस गांव के आसपास कोई कैंप तो नज़र नहीं आ रहा, इस रास्ते में भी बहुत ज़्यादा कैंप नज़र नहीं आ रहे। इसके बावजूद ये इनकाउंटर जब हो गया, हिड़वा मारा गया, टेक शंकर मारा गया, तो मन में क्या आ रहा है कि मतलब ये बहुत आसान हो गया या बहुत मुश्किल होगा? देखिए, जिस तरह से हमने अभी गांव में विज़िट भी किया, यहाँ के लोग तो सहमे हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ गौर किया, जब हम कवरेज के लिए यहाँ आ रहे थे, हिड़मा जो देश में चर्चित नाम है माओवादी संगठन में, उसके कवरेज के लिए आ रहे थे, तो सब कुछ सामान्य दिखा यहाँ पे। यहाँ के लोग सामान्य दिखे, क्योंकि जो मारेडपल्ली हम जिस इलाके में अभी हैं, ये पर्यटन स्थल भी है, कई सारे वाटरफॉल्स है, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखी। मतलब ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा लीडर मारा गया है। 90 के दशक में इस एरिया में नक्सलियों का सबसे पैठ कहा जाता था और इसको सबसे सेफ जोन मानते थे। इसके बाद यहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ रुख किया। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ की फोर्स नक्सलियों के ऊपर हावी हुई, तो इसी जगह को ये सेफ जोन मान के ये लोग आए थे। उनको ये लगा कि यहाँ साथ भी मिलेगा लोगों का, लेकिन जो गिरिजन जनजाति है, जिसे जो करीबी माने भी जाते हैं, आदिवासियों का है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन्हें, किसी तरह का कोई शहरी नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। तो ये जिस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी से कम लोग कि कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे अपने आप को सेफ जोन करने के लिए, तो ये उनके लिए नुकसान हुआ। और जिस तरह से यहाँ के जो लोकल पुलिस हैं, उन्होंने उनका एनकाउंटर किया, लेकिन खास बात मुझे ये देखने को मिला कि यहाँ के जो लोग हैं कुछ भी कहने से घबरा रहे हैं और पुलिस फोर्स साफ उनको मना भी कर रही है। कुछ लोकल मीडिया के लोगों ने भी ट्राई किया वहाँ तक मुठभेड़ स्थल तक जा सके। इसी इलाके तक आ पाए और उन्होंने एक वीडियो बनाया कि लाशों को इस गाड़ी में लोड किया जा रहा है, बिल्कुल इसी जगह पे जहां इस वक्त हम खड़े हैं। इसी जगह पे ही जहाँ पर यहीं पर पूरे बॉडी को लोड किया गया और यहाँ से फिर जो रमा चोडावरम इलाका जो हॉस्पिटल रंपा छोड़ा बरा। रंपा सोडावरम वहाँ लेके गया गया। तो ये इलाका कह सकते हैं कि यहाँ के लोग तो अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन ये है कि अब यहाँ से ऐसा लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, सेफ जोन मान के अब नक्सली इधर रुक कर आपने रहे ठीक बोला। क्या है कि जब जून में यहाँ एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, गजराल रवि जो इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था, और अरुणा जो चलपति की पत्नी थी, वो जब इस इनकाउंटर मारे गए तब भी शायद तक 6 नक्सली मारे गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जून में इनकाउंटर हुआ था, तब पुलिस ने क्लेम किया था कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का इलाका जो है ये अब नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन जो इलाका नक्सल मुक्त हो गया था, वहाँ जहाँ नक्सलियों का डर खत्म हो गया था, वहाँ हिड़मा जैसा नक्सली क्यों पहुंचा? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आप सबसे बेहतर दे पाएंगे। देखिए, आज जिस तरह से आईपीएस अमित कुमार ने जो बताया, उन्होंने भी यही बताया कि ये वरदान सा नाम हाँ, था। अमित बरदान, उन्होंने भी यही बताया कि ये जो इलाका है अब पूरी तरह से खाली हो चुका है माओवादियों के। अभी मैं यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत खास बात बताई कि अब लोगों का रुझान नहीं है माओवाद के प्रति। और उन्होंने इसका दूसरा स्वरूप बताया कि पहले जिस तरह से अगर कोई माओवादियों का इंटरव्यू कर लेता था तो वो हीरो हो जाता था, लेकिन अब माओवादियों के जो खबर है या उसके इंटरव्यूज़ हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे और ना ही उनके साथ मिलना चाह रहे हैं। और जिस तरह से अशोक ने भी बताया कि स्थानीय लोगों को का भी अब उनके ऊपर रुझान नहीं है, तो ये बात भी सही है कि हो सकता है कि माड़वी हिड़मा और उनकी जो टीम हो सकता है कि इस इलाके को फिर से अपने लिए डेवलप करने के लिए इस इलाके में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि रुपेश उर्फ सतीश कोपा, उनसे हमारी फ़ोन पर बातचीत भी हुई आज कई बार,
क्योंकि ये बात कल से ही मैंने आज आईपीएस से भी पूछा कि ये पूरा देश जानना चाहता है कि जब हिड़मा के साथ युद्ध होगा तो बहुत विकराल युद्ध होगा, ऐसा माना जाता था, लेकिन 1 घंटे में हिड़मा जैसा माओवादी मारा गया, ऐसा कैसे संभव हुआ। तो रुपेश ने भी इस बात को कहा था कि 2024 में जब स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा, उस वक्त पोलित ब्यूरो ने एक सर्कुलर जारी किया अपने संगठन के काडर और जो लीडर हैं उनके लिए कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हर किसी को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए और अंडरग्राउंड होकर इसको तब तक खुद को जिंदा रखना चाहिए जब तक परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, ताकि लड़ाई जिंदा रखी जा सके। हालांकि सतीश ने भी कहा कि सतीश और वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया कि ये संभव नहीं है। आज जो 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से वो सिविल इलाके में गिरफ्तार किए गए जो पुलिस ने शो किया, तो ये बात उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये प्लानिंग में थी पोलित ब्यूरो के कि सभी सिविल इलाके में चले जाएंगे और सिविल लोगों की तरह ही रहेंगे और जब तक स्थितियां ना हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी का एक पार्ट है कि हिड़मा, देवजी, हालांकि देवजी अभी कहाँ हैं इस पर संशय बरकरार है। हर तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि मारा गया, गिरफ्तार हो गया। कई लोग बोल रहे हैं कि वो अभी भी संगठन में ही हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये हो सकता है कि इस इलाके में अपने आप को वो, क्योंकि आप देख रहे हैं हम सुबह से जब से निकले हैं अभी तक हमें एक भी सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों का कैंप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस इलाके में सुरक्षा बल भी काफ़ी निश्चिंत थे कि माओवादियों का मूवमेंट नहीं है और उनके ऊपर उतना फोकस रखने की ज़रूरत भी नहीं है, या थोड़ी बहुत जो फोर्स है वो कर लेगी। तो इस बात का भी फ़ायदा, क्योंकि माओवादी भी हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, तो उनको लगा होगा कि यहाँ फोर्स कम है, फोर्स सबसे ज़्यादा सुकमा में या बीजापुर में है, तो इस इलाके में वो सर्वाइव कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आईपीएस ने एक और कही थी कि जिस तरह से माओवाद का उदय ही इस इलाके से हुआ था, जो दंडकारण्य में जो माओवाद है, तो उस इलाके में अभी भी उनके लिए सिंपैथाइजर होंगे और वो सिंपैथाइजर ही उनके लिए काम करेंगे। तो यहाँ श्रीकाकुलम वो पहला इलाका था जब पहली बार पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, तो श्रीकाकुलम में इन्होंने अपनी पहली पैठ जमाई। वहीं से नंबला केशवराव भी निकलते हैं और उस तरह के बहुत बड़े नक्सली निकलते हैं, तो वहीं से माओवादी जो है वो पैदा हुआ। अच्छा, इस बात को थोड़ा इसलिए समझा देता हूँ कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो यहाँ जो खम्मम, वारंगल और करीमनगर जैसे इलाके जो हैं वो हिस्से आए तेलंगाना के। तो सारा नक्सलवाद जो है वो फिलहाल जो बड़े नेता हैं वो सारे तेलंगाना के हैं। इकलौता बड़ा नक्सली था जो पुलिस ब्यूरो में था, उसका नाम था नंबला केशवराव, जो कि 21 मई 2025 को एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही कि इस इलाके में क्योंकि फोर्स के कैंप कम नज़र आ रहे हैं, एक और बात भौगोलिक तरीके से अगर समझी जाए, यहाँ के जंगल बहुत घने हैं। जबकि हम जब दक्षिण बस्तर में जाते हैं, भुजबाड़ा में जाते हैं, इंदौर टाइगर रिजर्व के इलाके में जाते हैं, वहाँ के जंगल ऐसे हैं जहाँ पे आप आसानी से थोड़ी दूरी तक देख सकते हैं। ये बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट वाला ही जो टाइगर रिजर्व जैसा जंगल होता है वैसा जंगल है यहाँ का। उसके बावजूद यहाँ अगर फोर्स इतने आसानी से हिड़मा को मार दे, टेक शंकर को मार दे, 50 साथी गिरफ्तार हो जाए, और सबसे मुख्य बात जो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जिसमें चर्चा होनी चाहिए कि अगर टेक शंकर को छोड़ दें और एक और माओवादी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको छोड़ दें, तो बाकी सारे नक्सली जो हैं वो बस्तर के थे। यानी वो सारे नक्सली जो हैं, चाहे 3 एसडीएफसी की बात करें, ये सभी हिड़मा के खास थे। तो हिड़मा अपनी पूरी आधी टीम को लेके इस इलाके में अगर पहुंचा है तो उसने कुछ तो प्लानिंग की होगी। बिल्कुल उसने कुछ प्लानिंग की होगी। और जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि जब इस बात की चर्चा होने लगी कि अब हमें हथियारबंद संघर्ष को विराम देना चाहिए, तो ये वो टीम थी जिसने उसका विरोध किया। लेकिन जब वेणुगोपाल और सतीश कोपा जब लौटकर वापस आ गए, तो लौटकर वापस आने के बाद जो दूसरी टीम है इनके बीच में जो चर्चा हुई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बात हुई कि अब वाकई में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्या संगठन को समर्पण कर देना चाहिए। तब जाकर भी ये बात आई कि हमें कोई एक नया रास्ता इख्तियार करना चाहिए, एक नई जगह तलाशनी चाहिए। और उस नई जगह, और सबसे बड़ी बात कि ये जो मुठभेड़ है, ये मुठभेड़ हमेशा से ही संशय में रहेगा, संदेहास्पद ही रहेगा। सुनील ने भी इस बात को पहले कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरह से पुलिस ने जो कहानी बताई है, वो कहानी ही है। मुझे भी ऐसा लगता है। आज सुबह से वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जो बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का एक संगठन है, उसने भी प्रेस नोट जारी किया कि ये फर्जी मुठभेड़ है। तो ये, लेकिन सवाल ये है कि हिड़मा यहाँ आया क्यों? तो हिड़मा यहाँ आने के पीछे वही है कि उसने, हो सकता है कि अपने लिए कोई नई जगह तलाश करने के लिए, या जब तक अब वो परिस्थितियाँ ना अनुकूल हो जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई लंबी प्लान। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जब बसवराज मारा गया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये पुराना इतिहास है और हमारा भी पुराना इतिहास है कि जब तक सामने वाले, मतलब जब तक विभीषण
राम का साथ नहीं देगा तो रावण का वध संभव नहीं है। तो ठीक इसी तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि माओवादी संगठन में हिड़मा जिसे अपना सबसे खास मानता था, कहीं ना कहीं उसके द्वारा कुछ गद्दारी की गई होगी उसके साथ में, या हो सकता है कि कुछ उसके साथ में गलत किया गया होगा, तब जाकर ही ये संभव हो पाया। एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि हिड़मा के जो टेक शंकर मारा गया या सुरेश जो मारे गए, इनको पहले ट्रैक कर लिया गया और उनके माध्यम से ही हिड़मा को ट्रैक किया गया कि उसकी मूवमेंट क्या है, किस इलाके से वो जा रहा है। जब आपको उसका मूवमेंट ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तब उसे घेर कर मारना इस घने जंगल में बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो कई सवाल इस मुठभेड़ के बाद उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है जो सबके जहन में होगा कि आखिर बस्तर में अपने सबसे सुरक्षित हाइट आउट को छोड़ के, यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के इलाके को छोड़ के हिड़मा अपनी सबसे बड़ी टीम के साथ लगभग 60 लोगों के साथ इस इलाके में क्यों पहुंचा था, और पहुंचते ही कैसे उसका इनकाउंटर हो जाता है, और उसके साथ ही आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देखिए ये भी बड़ी बात है कि वो शहरों से गिरफ्तारी हुई है। विजयवाड़ा के ऑटो नगर से 28 माओवादियों की गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा पुलिस ने बताया है। इसके अलावा अल्लूरी जिला और इसके अलावा कृष्णा जिला, BR अम्बेडकर जिला, NTR जिले, इस जिले से अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। तो ये नक्सली आखिर हथियार लेके शहरों तक कैसे पहुँच गए? अब यहाँ समस्या ये आई, मुझे लगता है इस बारे में बात करना चाहिए हमें। अगर सब अशोक आज हो इस बारे में, मुझे लगता है इस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जब कोई एनकाउंटर होता है, कोई गिरफ्तारी होती है, तो पुलिस बड़े खुले दिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पुलिस खुले दिल से बताती है कि फला जगह गिरफ्तारी हुई, फला हमने गिरफ्तार किया, इस आदमी से आप मिल सकते हो, कई बार बात भी कर सकते हो। अगर कुछ सरेंडर करता है वैसी स्थिति बनती है। एनकाउंटर के बाद तो बाकायदा उनके 100 दिखाए जाते हैं, उन बंदूकों को शो किया जाता है। लेकिन यहाँ 50 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई। मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल तस्वीर भी उसकी सामने आई होगी। नक्सली मारे गए, उसमें सबसे बड़ा माओवादी हिड़मा मारा गया। कोई तस्वीर बॉडी रखी हुई तो नज़र नहीं आई, वो जंगल से एक तस्वीर सामने आई है। हथियार नहीं दिखाए गए, हिड़मा के समय दिखाए गए थे, आज तो हम लोग दिन भर इंतजार करते रहे, नहीं दिखाए गए। ये चीज़ें संदेह तो थोड़ा बहुत पैदा करती है कि पुलिस छुपाना क्या चाहती है। देखिए ये इनका ये पहला नहीं है, आप पूरे भी देख लें। इसके पहले तेलंगाना में बड़े बड़े माओवादियों ने सरेंडर किया। वहाँ पे भी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो जो सरेंडर्ड माओवादी होते हैं उनको मीडिया से बात नहीं करने दिया जाता। यही पैटर्न गढ़चिरौली में भी है। गढ़चिरौली में भी जब आपको याद हो कि उस समय 26-27 माओवादी मारे गए, जितने भी माओवादी जब भी मारे गए, तो उनको पुलिस के द्वारा एक प्रेस नोट और एक फोटोग्राफी उपलब्ध कराया जाता है और पुलिस के एक वर्जन। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का ये पैटर्न है। ये पैटर्न सिर्फ हमारे बस्तर का है, इसलिए हमको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करें हम हाँ, थोड़ी। छत्तीसगढ़ पुलिस की तो तारीफ होनी चाहिए इस मामले में। लेकिन ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र का, तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का ये पैटर्न ही है कि इन सारी चीज़ों को उतना हाईलाइट ना किया जाए, उतना हाइप ना दिया जाए। क्योंकि एक चीज़ और भी है, आप देखें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके ज़्यादा चाहने वाले हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, छत्तीसगढ़ में उस तरह से नहीं दिखाई जाता। यहाँ पे ये बताया जाता है कि क्रांतिकारी थे, शहीद हो गए, जनता के लिए लड़ते थे। छत्तीसगढ़ में उन्हीं माओवादियों को दुर्दांत, आतंकवादी, इस तरह के शब्दों से नवाज। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ की पुलिस चाहती हो कि और ज़्यादा इसको नकारात्मक तरीके से दिखाया जाए। आंध्र की पुलिस को ये लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दिखा दें और ये और ज़्यादा महिमा मंडित हो जाए। तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे थे, देखिए अब लगता है रात के 11 बज चुके होंगे और हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह बहुत सुरक्षित जगह नहीं है, इस लिहाज से कि ये टाइगर रिजर्व का इलाका है, घने जंगलों का इलाका है, तो जंगली जानवर खतरा है, बाकी और तो पत्रकारों क्या ही खतरा होगा। इसलिए भी ये चर्चा हम कर रहे हैं। थोड़ा वाइड फ्रेम कर दो संजू, थोड़ा दूर हो जाओ ताकि हमारे सारे साथी नजर आए। ये वो साथी हैं जिनके साथ हमने पहली बार नक्सल मामलों की रिपोर्टिंग शुरू की थी। सुनील, अशोक, रानू भैया, हम लोग वो साथी हैं। लगभग 10-11 साल पहले हम सभी ने साथ मिलकर पहली बार जंगलों का दौरा किया, पहली बार हमने रिपोर्टिंग शुरू की। आज हम लोग के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, हम जब बहुत बैठ के इस बारे में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये नक्सलवाद के खात्मे की रिपोर्टिंग भी हम लोग साथ ही कर रहे हैं। और खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रीढ़ जो थी नक्सल संगठन की, हिड़मा, वो मारा गया, और वो जब मारा गया उसके साथ ही गिरफ्तार हो गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 15-20 दिन में कुछ बड़े सरेंडर हम देख सकते हैं, बड़े इनकाउंटर्स जो है वो हम देख सकते हैं। तो अगर इसमें किसी को और कुछ लाइन अगर ऐड करनी हो तो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको इस बात पे जोर देकर बात करनी चाहिए कि माओवादियों का खात्मा हो रहा है। क्या माओवाद का खात्मा होगा, ये अभी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आज मैं हर जगह पे बोल रहा हूँ कि माओवाद तो समाप्त हो जाएगा, क्या बस्तर में शहरी आतंकवाद तो नहीं आ जाएगा।
ये भी अब सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बहुत क्रूशियल समय है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। खैर, सरकार ने अपनी लाइन बदली है। सरकार ने ये बोला है कि 31 मार्च 2026 तक हम आर्म्ड कैडर को इनके खत्म करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा अपनी लाइन में सुधार किया है, जो लगातार बोल रहे थे। तो अब लग रहा है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, शॉर्ट में बता जिस तरह से देखने को अब लग रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ख़त्म तो हो जाएगा, क्योंकि हिड़मा बहुत बड़ा नाम था और उसके मारे जाने के बाद अब पत्रकारों में तो चर्चा है, इसके अलावा जो आमजन है उनमें भी चर्चा यही है कि आधा नक्सलवाद ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी भी कैडर हैं कुछ बचे हुए, जैसे गणपति हो गए, मिसिर बेशरा हो गए, इस तरह के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। अब वो देखते हैं कि संगठन को कहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन हिड़मा के मारे जाने के बाद तो अब पूरे देश में यही चर्चा है कि नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। सुनील, क्योंकि अब मेरे को लगता है क्लोजिंग स्टेटमेंट अपन लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसे। क्योंकि कुछ नाम अशोक ने लिए और तुम उस इलाके में बहुत घूमते आए हो। अब भूजमाड़ का इलाका बड़ा साफ नज़र आता है। दक्षिण बस्तर के इलाके में लग रहा था लड़ाई होगी, लग रहा है लड़ाई बची है वहाँ की। हिड़मा के मारे जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। देखिए, लड़ाई तो अब मुझे नहीं लग रही कि जितना विकराल होना चाहिए था, या फिर लड़ाई जिसको बोलते हैं कि दोनों तरफ से हो रहा है, गोलियां चल रही है, वैसा तो मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बस्तर को लेकर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब रुपेश 210 माओवादियों को लेकर ये पहुँचे थे जगदलपुर, उस दौरान उन्होंने दूसरी ये बात रखी थी कि विस्थापन जैसी बस्तर में कोई ऐसा काम ना करे जिससे माओवाद दोबारा पनपे। इस पर मैंने ही सवाल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से पूछा था कि क्या ऐसा काम होगा, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि टाटा जैसी कंपनी भी यहाँ से चली गई थी। ये रूढ़ी जगह है जहाँ पर ग्राम सभा की अनुमति से ही सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद भी अबुझमाड़ जैसे इलाके में एक लेटर आता है एयर टू ग्राउंड और ये सारी चीज़ें। क्या उन जगह तक सरकार गई थी? वहाँ से क्या वो उनसे ग्राम सभा में किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करके किया था, या फिर अपनी मनमर्जी से सरकार अब इस तरह के आदेश पारित कर रही है ताकि लोगों को विस्थापित किया जाए, चाहे बोधघाट हो या बाकी जगह हो? तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे ऐसा लगता है कि विस्थापन जैसी स्थिति जिसके कारण से माओवाद हो सकता है कि बस्तर में पनपा हो, दोबारा पनपने की भी संभावना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो हमारे पत्रकार साथियों की चिंता है वो यही है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद सरकार की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर ये बहाना नहीं बचेगा कि फला इलाके में तो नक्सली हैं इसलिए हम इस इलाके का विकास नहीं कर पाए। तो ये चिंता सरकार को भी होनी चाहिए कि जब ये नक्सली इस इलाके से किसी इलाके से ख़त्म हो जाएंगे तो आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि उन ग्रामीणों की जो भी मुझे लगता है कि मूल क्या बोल सकते हैं रानू भैया उसको, मूल आवश्यकता है, आप उन्हें पूरा करें। खास तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो ज़रूरतें उनकी है उन्हें आप दिया जाए। उनके जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। हमें बहुत लंबा सफ़र तय कर कोंटा जाना है और जो रास्ता है वो बड़े ही घाट वाली इलाका है। हम कोशिश करेंगे कि कहीं से इसकी तस्वीरें सुबह की आपको नज़र आप दिखवा पाएँ। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ये सुंदर जगह फिलहाल नक्सलवाद के ताबूत पे आखिरी कील बनकर साबित हुई है, क्योंकि हिड़मा मारा गया, उसके साथ उसके 63 साथी जो हैं वो या तो गिरफ्तार हुए हैं या वो मारे गए हैं। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ, क्योंकि वो कैमरे के पीछे आपको नज़र नहीं आएंगे, मैं संजय ठाकुर, और ये गांव है जीएम वसला, जहां सबसे बड़े एनकाउंटर में टेक शंकर उसके साथी मारे गए हैं।